ये दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से अहमद रिजवी। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुत वायरल मुद्दा इस वक्त जो है अलीगढ़ की मॉब लिंचिंग है। अलीगढ़ में ईद से यानी सेकंड ईद उल अजहा पर एक औरंगजेब नाम के मुसलमान गरीब लड़के को कुछ भगवा चिंटुओं ने पीट पीट कर उसकी मॉब लिंचिंग कर डाली। और कमाल की बात यह है कि हम चुप हैं। और ये जो मैंने शेर पढ़ा है कि वो दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, यानी ऐसे ऐसे बहुत दौर आए हैं कि जब आपकी खामोशी आपकी बर्बादी की वजह बनी। और बहुत मशहूर और मारूफ बड़े बड़े मुफक्किर भी कहकर गए हैं कि जो कौम अपने लिए आवाज नहीं उठाती वो कौम सारी जिंदगी फिर लाशें ढोती हैं या जनाजे ढोती हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान शायद इसी तरह के लिए रह गए हैं कि चाटुकारिता की और बेवकूफी की तमाम हदें पार कर देते हैं। लेकिन जब अपना मकसद आता है, अपना मतलब आता है, अपनी कौम आती है, अपना नौजवान आता है, अपनी बहन आती है, अपना रिश्तेदार आता है, तो ये गूंगों का गुड़ बनाकर आराम से उसका चटखन बनाकर खा जाते हैं, ये नहीं बोलते। तो अलीगढ़ की मॉब लिंचिंग इस बात को दिखाती है कि देखिए कि आप किन्हीं को भी मजबूत कर लीजिए, आप गठबंधन की कोख से पैदा होने की कोशिश कर लीजिए, आप इनको खलीफा मान लीजिए, इनको पैगंबर की पोस्ट पर बिठा दीजिए, भर भर कर क्विंटलों के हिसाब से इनको वोट दीजिए, लेकिन जब बात मुसलमान की आएगी, जब मुसलमान की मॉब लिंचिंग की आएगी, खुदा की कसम कोई पार्टी आपके साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। औरंगजेब को पीट पीट कर मारा जाता रहता है, सीसीटीवी चल रही होती है। इन कुत्तों का झुंड जो है वो औरंगजेब को 3-4 लोगों ने हाथ से पकड़ रखा है, पैंट उतार रखी है और नंगा करके उस पे रॉडे बरसा रहे हैं, उसकी गर्दन हाथ तमाम उसकी चीजें तोड़ दी और जब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। और जुल्म की इंतहा देखिए कि अभी भी अलीगढ़ में कोई बड़ा नेता नहीं गया। कहाँ है गठबंधन के हमारे अखिलेश भैया? चलिए अखिलेश भैया एक तरफ है, कहाँ है वो धर्म गुरु? कम से कम उनको तो ख्याल होना चाहिए ना। आपको रिप्रेजेंट, कोई भी कौम को जो रिप्रेजेंट करती है वहां के धर्मगुरु रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पॉलिटिकल रहनुमा रिप्रेजेंट करते हैं, उनके वो लोग नुमाइंदे रिप्रेजेंट करते हैं जिनको उन्होंने चुनाव में जिताया होता है। तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, मेरे ख्याल से 38 के करीब मुसलमान हैं, क्या वो वहां पर पहुंचे, अलीगढ़ पहुंचे? अरे आपसे लाख दर्जे अच्छे चंद्रशेखर हैं। जब अलीगढ़ में एक दलित नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई तो चंद्रशेखर पूरे लाव लश्कर के साथ परसों जो है वो अलीगढ़ पहुंचे। क्या चंद्रशेखर जरा से तो हैं, एक दलित नेता हैं, सिर्फ एक एमपी हैं, छोटी सी पार्टी है। और वो पार्टियां जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो सरकारें चला रही हैं, अपोजिशन में बैठी हैं, दावे कर रही हैं कि हम भारत को सुधार देंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे, वो नहीं जा रहे। न दिल्ली में कोई हलचल मची, न उत्तर प्रदेश में कोई हलचल मची, मामले को दबा दिया गया, 144 लगा दिया गया। अरे सबसे पहले पॉलिटिकल मॉब लिंचिंग जो हुई थी अगर आप देखें तो वो गुलबर्गा में हुई थी और कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी के साथ हुई थी, जिनको मारा गया था। और यही आरएसएस की नाजायज औलादे थी जो उनको तड़पा कर मार रही थी और पूरे गुलबर्गा को खत्म कर दिया था। वो लगातार उस वक्त के मौजूदा सीएम यानी चीफ मिनिस्टर रहे मोदी को कॉल कर रहे थे, अमित शाह को कॉल कर रहे थे, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। वो दिल्ली कॉल कर रहे थे, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने उनकी नहीं सुनी थी। और फाइनली एहसान जाफरी को मॉब लिंचिंग करके तड़पा कर जिंदा ही जला दिया गया था। आज तक जकिया जाफरी अपने जूते घिस रही हैं। इतने साल हो गए, जकिया जाफरी के साथ कोई भी सिंगल कांग्रेसी आपको खड़ा नजर आया? क्या सोनिया गांधी खड़ी नजर आई? क्या राहुल गांधी मुसलमानों के खलीफा नजर आए? क्या प्रियंका गांधी खड़ी नजर आई? कोई नजर नहीं आया। और जकिया जाफरी अपने तरीके से अकेले अपने दम पर वो जंग लड़ रही है, जबकि वो सांसद थे, एमपी थे, सरकार भी कांग्रेस की थी।
उसी दरमियान आप देखिए कि कितनी खतरनाक एक गैंग रेप और मॉब लिंचिंग होती है। उस औरत का नाम क्या था? बिल्किस बानो, आपको याद होगा। बिल्किस बानो की आंखों के सामने उसके पूरे खानदान को मॉब लिंचिंग और गैंग रेप करके तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। बिल्किस बानो की गोद से 3 साल की बच्ची छीनकर उसको उसी की आंखों के सामने पटक पटक कर मार दिया जाता है। बिल्किस बानो के साथ 14-15 दरिंदे लगातार बारी बारी गैंग रेप करते हैं और उसको मुर्दा समझकर छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह का करम कहिए, जो भी कुछ कहिए, बिल्किस बानो बच जाती हैं और इंसाफ के लिए तड़पती हुई फिर रही हैं। कोई उनके साथ नहीं है, एनजीओ वगैरह साथ हो तो साथ हो। क्या आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कभी आपने देखा कि राहुल का बिल्किस बानो को बुलाना, बिल्किस बानो के साथ खड़ा होना, प्रियंका गांधी को बिल्किस बानो को बुलाना, उनके साथ खड़ा होना? कांग्रेस ने कभी कहा कि हम बिल्किस बानो के साथ हैं? लेकिन मुसलमानों का वोट इनको चाहिए, क्योंकि इनको पता कि हिंदुस्तान की धरती पे अगर कोई सबसे ज्यादा बेवकूफ मखलूक है तो वो मुसलमान है। आपने देखी मिसाल कि किस तरह कन्हैया कुमार को बिहार में टिकट नहीं दिया गया। बिहार में तेजस्वी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वो चाइनीज एजेंट था। वो कम्युनिस्ट पार्टी से, उस कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था पहले, जो चाइना को रिप्रेजेंट करती थी। और ये वही कन्हैया कुमार था जिसने उमर खालिद को जेल करवाई और आज तक उमर खालिद को 1 घंटे की पैरोल नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस ने कहा, फिकर नॉट कन्हैया, हमारे पास एक बेवकूफ कौम है, हम तुम्हें दिल्ली में उस सीट से जाकर टिकट देंगे जहां मुसलमान पाए जाते हैं, तुम्हें भर भर के पैसा भी देंगे, भर भर कर वोट भी देंगे। सुनने में आ रहा है कन्हैया कुमार बेशक हार गए हो, 12-13 करोड़ कमा कर ले गए मियां साहब से वो। तो ये होती है बेवकूफी। आप दूसरी तरफ आ जाइए, हमारे राहुल गांधी, आपके राहुल गांधी, मुसलमानों के ताजे ताजे बने हुए खलीफा, वायनाड से इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी ने कभी कहा कि वायनाड में मुसलमान है? नहीं, वायनाड वालों ने हमें जिताया। आपको मालूम 75 से 85% वायनाड में मुसलमान, 15% मेरा ख्याल से वहां पर ईसाई लोग रहते हैं। सेफ सीट चुनते हैं। मुसलमानों की हिम्मत ही नहीं होती कि अपने इलाके से भी अपने किसी बंदे को जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचा दे, ताकि आपकी आवाज, आपके ऊपर हो रहे जुल्म को वो वहां पर रिप्रेजेंट करे, बताए। एक रह देके जो है वो मीम शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको ही ये नाखलफ कौम सुबह शाम कोसती है, आरएसएस का एजेंट बताती है। यानी गठबंधन की कोख से हर मुसलमान पैदा हो रहा था, गठबंधन कर रहा था। और आपने देखा कि यही गठबंधन, जहां पर कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा था, उसको हरवाने के लिए मुसलमान ही सबसे ज्यादा आगे आगे थे। आपने बिहार में गठबंधन देखा, हिना शहाब को मुसलमानों ने हरवा दिया, नहीं हम गठबंधन को जितवाएंगे। लेकिन पप्पू यादव जो खुद एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, वहां मुसलमानों ने इनको जितवा दिया, क्योंकि वहां मुसलमान कॉन्सेप्ट नहीं था। मुसलमान को जितवा दिया, अख्तरुल ईमान को हरवा दिया, इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र में हरवा दिया। कि क्यों? उनके लिए तो बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहे थे, बाकायदा। आप ये देखिए, जमीयत वाले कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि नहीं, मीम पार्टी को हमें नहीं आगे बढ़ने देना। तो ये तो मुसलमानों की है। अरे कौन से वाले मुसलमान? वो मुसलमान। बकराईद का हाल देखिए, जिस बकराईद पे पकड़ पकड़ के जीव हत्या के नाम पे आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है। आप बकराईद का कॉन्सेप्ट जानते हैं? पता है मुसलमानों को बकराईद का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अरे बकराईद के कॉन्सेप्ट में 3 हिस्से होते हैं जनाब। 3 हिस्सों में आप किस गरीब गुरबा को पहुंचाते हैं? अरे जो अपने बकरे से 4 बोटी मुस्तहिक को ना दे सके, वो दीन के लिए लड़ेगा, वो अपने खानदान के लिए लड़ेगा, वो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ेगा। वो सिर्फ बोटी के लिए लड़ेगा कि उस बोटी को कैसे यूज करा जाए, कब चापे तली जाएं, कब कबाब तले जाएं, कब नहारी बनाई जाए, और कब जब सब लास्ट में उसका दिल छक जाए तो खिचड़ा और हलीम बना के खा लिया जाए। जनाब आज के दौर की कुर्बानी ये है। और फिर आप कहते हो कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है, अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं। मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं। चलिए भाई, चलते हैं हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस बार कांग्रेस की सरकार आई। जाकर देखिए हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। पुलिस की कस्टडी में मुसलमानों के मकानों को, मुसलमानों के दुकानों को लूटा जा रहा है। बहुत वीडियो वायरल हो रही है, लाइव वायरल हो रहा है। उन लाइव के पीछे नीचे लिखा हुआ है, वाह कटवो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, जय श्री राम जय श्री राम। यानी जहां पर कांग्रेस आपको बेवकूफ बनाकर जीती है, वहां भी मुसलमान पिट रहा है, वहां भी मुसलमान छित रहा है।
उड़ीसा में देखिए कि उस उड़ीसा में चोरी डकैती का ये आलम हो गया है कि जिस मुसलमान के घर को लूटना होता है, ये नफरती गुफाओं की औलादे मुसलमान के घर जा रहे हैं और गोश्त के बहाने पूरा फ्रिज उठाकर लेके जा रहे हैं कि जी गोश्त के साथ फ्रिज भी फ्री मिलेगा। क्या कि जिसमें हमारी गाय माता का गोश्त है। तो गाय माता के गोश्त के शक में या ये कही कि इल्जाम तराशी में मुसलमानों के घरों को लूटा जा रहा है, उनके फ्रिज तक को उठाकर लेके जा रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कि किस तरह मुसलमानों के 11 या 12 मुसलमानों के मकान को बकराई से पहले बुलडोज कर दिया गया कि इनके यहाँ मम्मी जी का गोश्त था, माता जी का गोश्त था, गाय माता जी का। कोई छानबीन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, बस इन्होंने शक करा और मकान तोड़ दिए। ये आपकी हैसियत है मुसलमानों, हिंदुस्तान में ये आपकी हैसियत है। और जब कोई मुसलमान नेता आगे बढ़ता है तो आरएसएस का आप ही तमका देते हैं। और ये जो मॉब लिंचिंग लगातार, आपको याद होगा मेवात की मॉब लिंचिंग मैंने दिखाई थी, जब आसिफ नाम के एक लड़के को 35 भगवा चिंटों ने या गुंडों ने या आरएसएस की नाजायज औलादों ने तड़पा कर मारा था। मैं अकेली गई थी दिल्ली से, वहां अकेली लाइव कराता था। मेरा फेसबुक पेज पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे, दूसरा पेज है। और मैंने वहां उस खतरे में जाकर मैंने हाथ डाल के वहां दिखाया था कि किस तरह उन चिंटुओं ने हमारे साथ ये करा। क्या कोई नेता गया था? क्या कोई अपोजिशन? राहुल गांधी, राहुल भैया, प्रियंका दीदी और तमाम जो दीदियां हैं आपकी और जो आपके खलीफा हैं वो गए थे? नहीं गए। उसके बाद रिसेंटली आप देखिए जुनैद नासिर की मॉब लिंचिंग जाहिदा खान जो कांग्रेस की विधायक थी वो करवा देती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्या वहां राहुल भैया गए थे, प्रियंका दीदी गई थी और दूसरे खलीफा गए थे? नहीं गए थे। तो आपका ये हाल है, आप वाकई दलितों से बदतर हैं। दलितों के पास तो माफ करिए फिर भी आवाजें हैं, वो आवाज उठाते हैं, चाहे चंद्रशेखर भैया हो चाहे दूसरे नेता, वो लाल नीला पीला कर देते हैं। लेकिन मुसलमान इन्नल्लाह मा साबरीन, अरे इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ने कब कहा कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, इन्नल्लाह मा साबरीन कर दो, आवाज ही नहीं उठाओ। धरती पे बोझ बनाकर पैदा करा है तुम्हें अल्लाह ने। क्यों आए हो तुम दुनिया में? इम्तिहान देने आए हो। अल्लाह ताला कहता है अगर कोई भी जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसको रोको। रोक नहीं सकते तो मलामत करो, आवाज उठाओ। आप ना तो मलामत करते हैं ना आवाजें उठाते हैं। आप तो कहते भैया ये तो यूपी में मरा है, ये तो मेवात में मरा है, ये तो यहाँ पर मरा है, ये तो मध्य प्रदेश में मरा है। यानी गरज ये आप लगातार बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों ने सटासट फटाफट खटाखट और चांटा मार के किस तरह किसान की बेटी ने चटाचट करा था कंगना को, और आपको एक सीख दी थी कि देखो अगर ये एमपी बनने के बाद गलत बोलेंगे तो इनको अवार्ड के तौर पर चटाचट चांटे वाली ट्रॉफी दी जाएगी। ये वाकई बहुत अप्रिशिएटिव एक अच्छा जबरदस्त तरीके से ये कहिए कि सराहनीय कदम था हमारी किसान की बेटी का कि उसने बताया कि अगर नेता गलती करेगा तो चटाचट करने में हम देर नहीं लगाएंगे। लखनऊ की तरफ चलते हैं। लखनऊ अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन बहुत मजबूत है, एमपी में बहुत सारे एमपी निकाले। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में वहां पर मुसलमानों के मकानों को बुलडोज कर दिया गया, पूरी आबादी तोड़ दी गई। आप चुप हैं, हिकमत अमली, क्योंकि अभी आपका मकान सेफ है। लेकिन वही है ना कि बहुत राहत इंदौरी का आपने शेर सुना होगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ कोई हमारा मकान थोड़ा ही है। तो सबका नंबर आ रहा है और हल्के हल्के आपको मात्र वोटिंग डालने का हथियार बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बनाया जा रहा है। अरे अच्छी खासी नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करी थी और पूरे भारत में होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस के भी मरोड़े होने शुरू हो गए, इनके गुर्दे छिलने हो गए कि अगर जाति जनगणना हो गई तो मुसलमान जिनको हम 20% कहते हैं और एक्चुअली वो भारत में कम से कम 35% है, तो हमें 35% इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और इस एतबार से अगर अभी भी आप एतबार से मान लीजिए मुसलमान कम से कम पार्लियामेंट में 110 सांसद होने चाहिए। कितने सांसद हैं? 27 या 28, ये आपकी औकात है। तो आप अगर अपने लीडरों को नहीं पैदा कर रहे हैं, अगर आप खुद संगठित नहीं हो रहे, आप फिरका वारियानत पे लड़े हुए, आप एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हुए, भाई की प्रॉपर्टी लेके भाग रहा है, जुल्म हो रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं, टकाटक सटासट पटापट सारी इंस्टाग्राम की लाइव चल रही है, रील बना के खुश हो रहे हैं, अपना आपको इर्तुगुल गाजी समझते हैं, बाल लंबे करे और रील बनाए, सोचा कि हाँ भाई हम खिलाफत उस्मानिया में आ गए और हम वही रोल प्ले कर रहे हैं। जिंदगी रोल प्ले करने का नाम नहीं, जिंदगी की हकीकत का नाम है। इस हकीकत, इन रील की हकीकत से, इंस्टाग्राम की हकीकत से बाहर निकलिए और देखिए कि आप पर कितना जुल्म हो रहा है, आपके नौजवानों पर कितना जुल्म हो रहा है, किस तरह आपका उर्दू का जो एक तरह से रिजर्वेशन था, उर्दू लैंग्वेज थी, उसको खा लिया।
देखिए किस तरह आप पे जुल्म हो रहा है। और जिस कौम को खत्म करना हो सबसे पहले उसकी जबान को खत्म करा जाता है, और आपकी जबान लगभग खत्म हो गई। उर्दू एकेडमी कहाँ दम तोड़ रही है आपको नहीं पता। मुसलमानों के कितने स्कूल चले, चांदनी चौक का ईदगाह वाला स्कूल जो 75 साल से सरकार कांग्रेस की है, और मेरे ख्याल से 30-35 या 40-50 साल से वो स्कूल चल रहा है, वो आज तक टीन शेड में चल रहा है। वो हमारे केजरीवाल भैया जो कहते थे हमने स्कूल मॉडल सुधार दिया, टेंट हाउस नहीं हटा पाए वहां से, वो आज भी टीन शेड में स्कूल चल रहा है, क्योंकि वहां पर 100% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। और मुसलमानों को तो ये जानवर समझते हैं, मुसलमानों को तो कुर्बानी का बकरा समझते हैं। इलेक्शन के वक्त इनको जिबा करना होता है कि टकाटक सटासट पटापट दिए जाओ। और आपने देखा किस तरह चांदनी चौक में 40% मुसलमान होने के बावजूद ये मोहब्बत की दुकान खोलने वालों ने मुसलमानों को नहीं पूछा, किसी मुसलमान को नहीं दिया। क्या इनके पास कांग्रेस में मुसलमान नहीं थे? क्या सलमान खुर्शीद साहब एक कद्दावर नेता नहीं थे जिन पर कांग्रेस यकीन बना सकती? क्या परवेज हाशमी एक कद्दावर नेता नहीं थे जिन पे कांग्रेस यकीन बना सकती? क्या चौधरी मतीन साहब एक कद्दावर नेता नहीं थे जिस पे कांग्रेस यकीन बना सकती? या और भी हसन अहमद है, वो एक कद्दावर नेता नहीं थे जिन पे कांग्रेस यकीन बना सकती? हाँ, पैराशूट कैंडिडेट उतारे गए बिहार से, एक चाइनीज एजेंट को उठा के लाए कन्हैया को कि जी वो अच्छा बोलता है तो मुसलमान बेवकूफ वोट दे दे के जिता देंगे। वही सेम वायनाड में 85% मुसलमान है, लेकिन मुसलमान वहां पर खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीदी को जिताना है, प्रियंका जी को जिताना है। क्यों? तुम क्यों नहीं जीत के जाओगे पार्लियामेंट में? तुम्हारी आवाज तेरा मेरा क्यों उठाएगा? तुम क्यों अपनी आवाज नहीं उठाओगे? तो वही वाली बात है कि जो कौम चुप रहती है, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, वो जनाजे ढोती है, लाशें ढोती हैं। और मुसलमानों का यही है कि मॉब लिंचिंग के नाम पे लाशें ढो रहे हैं, आप देखिए झगड़ों के नाम पे लाशें ढो रहे हैं, मकान टूट रहे हैं तो वो जिंदा बेचारे वैसे ही मुर्दा हो गए। आप अगर लखनऊ में मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के मकानों को और दुकानों को, कारोबार को लूटा जा रहा है, तो क्या आप जिंदा बचे? सोचिए, कभी सोचिए, और सोचिए कि आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अरे हाईटेक जमाना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने गूगल पर जाकर देखिए किसने क्या कांड करा। अरे गूगल है ना आपके पास, देखिए। और कम से कम खुदारा ऐसी तंजीमें बनाइए, ऐसे संगठन बनाइए अपने इलाकों में, अपने गलियों में, ऐसे लोगों को, मजबूत लोगों को जोड़िए और गौर फिक्र करिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह एकजुट होना चाहिए ताकि हम भी मजबूत हों। देखिए ना, मांझी को देखिए, एक एमपी बना है, मंत्रालय लेकर बैठ गया, लेकिन मुसलमान नहीं, हमें तो इसको जिताना है, हमें पंडित को जिताना है, हमें दलित को जिताना है, हमें यादव को जिताना है, हमें इसको जिताना है, लेकिन खुद नहीं जीतना। हमें तेरे मेरे झंडे उठाना, लेकिन हमें खुद मजबूत नहीं होना। हाँ, अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है, हमें उसको हर कीमत पर हराना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बहन, हमारी कोई भाई जो है पार्लियामेंट में जाए, और अगर जाए तो मुर्दा जमीर जाए, जो कुछ मुसलमानों के लिए आवाज ही ना उठा सके। तो ये जो मॉब लिंचिंग है, ये आपकी गफलत की वजह से, इस मॉब लिंचिंग में इन कट्टरपंथियों का कोई हाथ नहीं, उसमें आपका हाथ है। क्योंकि जितनी भारत में मॉब लिंचिंग सन 2014 के बाद शुरू हुई, बैक टू बैक मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल मॉब लिंचिंग हुई, या सबसे पहली पॉलिटिकल मॉब लिंचिंग जो एहसान जाफरी के साथ हुई, फिर बिल्किस बानो के साथ हुई, उसके बाद बैक टू बैक जो फिर ये गाय के नाम पर हो रही, इसके जिम्मेदार आप सभी, क्योंकि आपने आवाज नहीं उठाई, आपने अपनी कौम के लिए आवाज नहीं उठाई। और वही वाली बात मेरी कि जो कौम अपने बकरे के गोश्त में से 4 बोटी अपने पड़ोसी को, मुस्तहिक को ना दे सके, वो कौम क्या दीन के लिए बात करेगी? वो कौम क्या अपने हुकूक की बात करेगी? वो कौम क्या दूसरों के हुकूक के लिए लड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी। तो आपको जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया दुनिया में, पूरी अल्लाह ताला ने 28 लाख से ज्यादा जो है वो चरिंदे परिंदे दरिंदे बना, उनमें सबसे ज्यादा अकल जो है वो इंसानों को दी। आपको वो अकल इस्तेमाल करने के आपको क्या करना है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो। दहशत का माहौल है, लोग डरते हैं, दाढ़ी वाले डरते हैं, बुर्के वाले डरते हैं। ट्रेन में सफर करने से हाई क्लास, एलीट क्लास जो सोसाइटी है मुसलमानों की, वो डरती है, वो प्लेन में सफर करती है कि कहीं हम बुर्के की वजह से, दाढ़ी की वजह से टारगेट ना हो जाए। तो ये आपका खौफ, उनको पता चल गया कि आप डरते हैं, उनको पता चल गया कि आपके धर्मगुरु खुद उनकी गोद में बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ के ताता थे, उनको पता है कि वो हिकमत अमली कह के आपको बेवकूफ बना देते हैं, और आप डरते हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है आपको जबान दी है, आपको अकल दी है, आपको आंखों से देखने की बीनाई दी है, कानों से सुनने की आपको समाअत दी है, तो उसको इस्तेमाल करिए और अपने लिए, अब खुदारा अपनी औलाद के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने समाज के लिए और अपने इस्लाम के लिए आवाज उठाना सीखिए, ताकि औरंगजेब की मॉब लिंचिंग आखिरी मॉब लिंचिंग और इसके बाद
भारत में कोई भी मॉब लिंचिंग ना हो, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग इतनी भयावह होती है कि वो देखी नहीं जाती। कि जिस लिहाज से वो टांगे तोड़ रहा था, जिस लिहाज से पैंट उतार रखी थी, मतलब मेरे कब कभी छूट रही थी कि अल्लाह, इस तरह भी कोई इंसान को मार सकता है? कौन लोग थे वो? क्या नशा कर रखा था? बेवड़े थे, शराबी थे, गंजेड़ी थे, भंगेड़ी थे? कौन थे वो लोग जो एक मुसलमान, एक नौजवान को, मुसलमान छोड़ दीजिए, एक इंसान को, जो इंसान, भारतीय इंसान, जहां संविधान चलता है, संविधान तमाम हिंदुस्तानियों को एक सी जिंदगी जीने की इजाजत देता है, वहां औरंगजेब नाम के एक लड़के को इतने 50-60 लोग आते हैं और हाथ पैर उसके तोड़ रहे हैं, रॉडों से उसकी टांगे तोड़ रहे हैं, गर्दन तोड़ रहे हैं। उनको तरस नहीं आ रहा और उफ है उन लोगों पर भी जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो एक जिंदगी खत्म नहीं हुई, ये इंसानियत खत्म होने की शुरुआत है। यह संविधान खत्म नहीं हो रहा भारत में, संविधान तो जनाब दूर की बात है, यहाँ पर इंसानियत खत्म हो रही है, यहाँ पर आप लोग मर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों की इंसानियत मर रही है, आपकी हिस्स मर रही है। तमाम लोग, ऐसे लगता है मुझे तो जैसे रंगीन कपड़ों में लिपटी हुई लाशें, कोई नहीं बोलता, कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, आराम से बैठे रहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी बेहिसी को भी देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी उस चीज को भी देख रहा है जो तुमने बिल्कुल मोड़ ली है। गरीब परेशान है, ज़कातें तुम नहीं देते, मदद तुम नहीं करते, लोग परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, और तुम बेहिसी की चादर ओढ़े बैठे हो कि कोई खलीफा आएगा जो पंडित होगा, दलित होगा या यादव होगा, वो हमारी परचम उठाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और पूरी ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई के लिए आपको लोगों को जोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रही हथियार उठा लो, दिमाग से लड़ना सीखिए, दिमाग से एकजुट होइए। अगर कभी भी ऐसा होता है वहां पहुंचने की कोशिश करिए, उस चीज को एक्सपोज करिए, बताइए कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लगातार जुल्म हो रहा है। नहीं तो फिर तड़प के मॉब लिंचिंग हो के इसी तरह कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में, कभी हिमाचल में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में मरते रहिए। शुक्रिया।